नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी कथन पर। इसके पहले शुक्ल जी के कथन और हजारी प्रसाद के कथन हो चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद के कथन, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, जितने भी महत्वपूर्ण हैं सबको आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कथन से हमेशा प्रश्न आते हैं। कथन के बीच बीच से भी प्रश्न बनते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न है, जितने भी कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद के कथन देखते हैं। सबसे पहले, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ी ही भावमय और श्लाघ्य है। यह कथन किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह कथन किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। एग्जाम में पूछा भी गया है। तीसरा कथन, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल होना चाहिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछा गया है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह कथन किसका है? यह भी जयशंकर प्रसाद का है, और उनका नाटक जो ध्रुव स्वामिनी से है उससे लिया गया यह कथन है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर के प्रमुख कथन। इसमें जितने भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। यह कथन किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। किसका है? इसमें है रश्मि रथी की भूमिका में है। यह कथन कहाँ से लिया गया है? रश्मि रथी की भूमिका में। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। यह रश्मि रथी की भूमिका में लिखा गया कथन है। आगे देखते हैं। कविता जो कवि की आत्मा का आलोक है। कविता जो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। रामधारी सिंह दिनकर का दूसरा कथन क्या है? कविता जो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। कविता मनोरंजन नहीं, आत्मानुसंधान का उन्मेष है। किसने कहा कविता मनोरंजन नहीं है, आत्मानुसंधान का उन्मेष है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था। कविता वह है जो अकथ्य को कथ्य बनाने का प्रयास करे। महत्वपूर्ण है। कविता वह है जो अकथ्य को कथ्य बनाने का प्रयास करे। यह भी कथन दिनकर जी का है। आगे देखते हैं दूसरा कथन। पांचवा देखते हैं। प्रत्येक कविता किसी न किसी हद तक आध्यात्मिक होती है। प्रत्येक कविता किसी न किसी हद तक आध्यात्मिक होती है। यह कथन रामधारी सिंह दिनकर का है। कथन 6, कविता न तो कोमल भाषा है, न गे छंद है, न कोरी भावुकता में है, बल्कि वह मन की एक विशिष्ट मनोदशा का प्रतिफल है। यह कथन भी किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। कथन 7, मैं कविता को जीवन तक पहुँचाने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूँ। यह मस्तिष्क नहीं, हृदय की राह है। मैं कविता को जीवन तक पहुँचने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूँ। यह मस्तिष्क नहीं, हृदय की राह है। यह कथन भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आगे देखते हैं। कुरुक्षेत्र के विषय में दिनकर जी ने क्या कहा है? रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है। किसमें कहा था यह कथन? तो कुरुक्षेत्र में। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। दूसरा कथन, हिंदी के इतने सारे कवियों के बीच घनानंद ही अपने आंसुओं से रो रहे हैं, किराए के आंसुओं से नहीं। यह कथन किसका है? तो यह भी दिनकर जी का है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र का कथन क्या है? गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का क्या कथन है? इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। यह कथन किसका है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का। कथन देखिए पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। जगदीश चंद्र माथुर का कथन देखते हैं। आप जगदीश चंद्र माथुर का
कथन उपेंद्र नाथ अस्सी के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है? उन्होंने पाश्चात्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन तथ्यपरक रसायन तैयार किया है। यह कथन किसका है? तो माथुर जी का है। और किसके लिए कहा है? तो अस्सी जी के लिए। आगे देखते हैं। अब देखेंगे कमलेश्वर के कथन। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। यह कथन किसका है? तो कमलेश्वर जी का है। नई कहानी का केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। ऐसे पूछा जा सकता है किसने कहा कि नई कहानी का केंद्रीय पात्र जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति है? यह कमलेश्वर जी ने कहा था। इनका तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन क्या इनका है? आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह, संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं। इसलिए नई कहानी खलनायकों से शून्य है। यह भी कथा किसका है? सॉरी, कथन किसका है? तो कमलेश्वर जी का है। अब देखेंगे विजय देव नारायण शाही के कथन। ये भी कथन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जायसी पहले कभी हैं, सूफी बाद में। एग्जाम में पूछा भी गया है यह कथन। जायसी पहले कभी है, सूफी बाद में। यह कथन विजय देव नारायण शाही के हैं। दूसरा कथन का क्या? इन्होंने लघु मानव की अवधारणा दिया है। लघु मानव की अवधारणा किसने दिया है? तो विजय देव नारायण शाही ने दिया है। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी है, तो किसने कहा? यह भी विजय देव नारायण शाही ने कहा। अब देखेंगे इंद्रमदन का कथन क्या है। इंद्रमदन का क्या कथन है? इन्होंने कामायनी को क्या कहा था? असफल काव्य कृति कहा है। किसने कहा? इंद्रनाथ मदान ने कहा है। राहुल साकृत्यायन का कथन क्या है? कनापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ है, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। किसने कहा? कनापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ है, तो राहुल साकृत्यायन ने कहा था। अब देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी का कथन क्या है। इन्होंने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य माना है। इन्होंने प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कामायनी को किसने रहस्यवाद का पहला महाकाव्य माना है? तो निराला जी ने माना है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। यह भी कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। ये एग्जाम में रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है, यह एग्जाम में पूछा भी गया है। और ये कथन पूछा गया है विद्यापति पदावली नागिन की लहर, यह भी महत्वपूर्ण पूछा गया है। ये भी निराला जी का कथन है। अब देखेंगे जॉर्ज गैरिसन के कथन क्या है। बिहारी भारत के थॉम्पसन है। किसका कथन है? गैरिसन का है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि बिहारी को किसने भारत के थॉम्पसन कहा है? किसने थॉम्पसन कहा है बिहारी को? तो जॉर्ज गैरिसन ने कहा है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह किसने कहा? तो जॉर्ज गैरिसन ने। बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास थे, यह भी गैरिसन का कथन है। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसी थे, यह भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने ही भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्णकाल कहा था। इसका कथन है गैरिसन का ही। भक्ति काल 15वीं सदी का पुनर्जागरण काल है, किसने कहा था? तो गैरिसन ने कहा था। अब देखेंगे यशपाल का कथन। यशपाल ने क्या कहा है? तुलसी का भक्ति मार्ग केवल सवर्ण हिंदू जाति की सांस्कृतिक एकता का प्रतिपादन करता है। महत्वपूर्ण कथन है। यशपाल ने क्या कहा है? तुलसी का भक्ति मार्ग केवल सवर्ण हिंदू जाति की सांस्कृतिक एकता का प्रतिपादन करता है। यह कथन यशपाल का है। अब देखेंगे प्रेमचंद के कथन। आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रेमचंद के कथन। साहित्य जीवन की आलोचना है। किसने कहा साहित्य जीवन की आलोचना है? तो प्रेमचंद्र ने कहा था। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। यह किसका कथन है? तो यह भी प्रेमचंद्र का है। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। तीसरा कथन क्या इनका है? कहानी वह ध्रुपद तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, यह भी प्रेमचंद्र का है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे बाबू गुलाब राय के कथन। विद्यापति के पद श्रृंगारिक होते हुए भी भारतीय परंपरा में कृष्ण की ईश्वरीय भावनाओं से बंधे हुए थे, किंतु हृदय की श्रृंगार भावना ने उनको दबा दिया है।
गुलाब राय ने क्या कहा है विद्यापति के विषय में? विद्यापति के पद श्रृंगारिक होते हुए भी भारतीय परंपरा में कृष्ण की ईश्वरीय भावनाओं में बधे हुए थे, किंतु हृदय की श्रृंगार भावना ने उनको दबा दिया। महत्वपूर्ण कथन है। दूसरा कथन क्या इनका है? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय को प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन भी बाबू गुलाब राय का है। तीसरा कथन क्या है? आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। यह भी कथन बाबू गुलाब राय जी का है। अब देखते हैं बाबू श्याम सुंदर दास के कथन। यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांगपूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अतियुक्ति न होगा। किसने कहा यह? श्याम सुंदर जी। दूसरा कथन का क्या है? निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। यह कथन भी श्याम सुंदर दास का है। ये दोनों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखेंगे ज्ञानेंद्र कुमार के कथन। कहानी इतिवृत्ति ही हो, कहानी इतिवृत्ति ही तो है, कहानी इतिवृत्ति ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थिति अंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। यह भी कथन महत्वपूर्ण है, ज्ञानेंद्र का है। आगे देखते हैं इनका दूसरा कथन क्या है? साहित्य की कसौटी, साहित्य की कसौटी संस्कारशीलता है जो हृदय से हृदय का मिल चाहती है और एकता में निष्ठा रखती है। साहित्य की कसौटी वह संस्कारशीलता है जो हृदय से हृदय का मिल चाहती है और एकता में निष्ठा रखती है। यह महत्वपूर्ण, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। एक इसका है तो ज्ञानेंद्र कुमार की है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा कथन। धूमिल का काव्य स्वाधीन भारत की हिंदी कविता का नक्सलवाड़ी है। धूमिल का काव्य स्वाधीन भारत की हिंदी कविता का नक्सलवाड़ी है। किसने कहा था? रामकृपाल पांडे ने। किसने धूमिल की कविता को नक्सलवाड़ी कहा था? तो रामकृपाल पांडे ने कहा था। दूसरा कथन। जो हो मैंने आप कई बेपरिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाओ पर वह मेरे चिंता अनुसार नहीं है। यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तीसरा कथन। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया है तो भारतेंदु का। किसका है कथन? भारतेंदु का। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है। ये किसका है? तो पंत जी का है। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना। ये किसका कथन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का है। किसका है ये? तो मैला आंचल का। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, किसका कथन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। और किस रचना से? तो मैला आंचल से। आगे देखते हैं। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रयोगवाद दृष्टि का अनुसंधान है। किसने कहा? केसरी कुमार ने कहा था। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। कमायनी छायावाद का उपनिषद है। किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा था। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह किसने कहा था कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है? तो राजेंद्र यादव ने कहा था। ये महत्वपूर्ण है। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव साहित्य और व्यक्तित्व के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव साहित्य और व्यक्तित्व के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह कथन किसका है? तो भगीरथ मिश्र जी का। बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दूसरा कथन। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। ये किसका कथन है? हरिशंकर परसाई का है। महत्वपूर्ण है। कथन 11वां।
भाइयों अब तो नींद से जागो, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। 12वां कथन, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह भी कथन महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया है। तो यह कथन बालकृष्ण भट्ट का है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बन जाने की शक्ति आप में है। किसका है? तो बालमुकुंद, किसका है? बालमुकुंद गुप्त का है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बन जाने की शक्ति आप में है। बाल मुकुंद गुप्त की है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी गया है। किसका कथन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। यह कथन किसका है? छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। तो यह शांतिप्रिय द्विवेदी जी का है। कथन नंबर 15, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति या कथन शांतिप्रिय द्विवेदी का है। विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक किसने माना? तो आनंद कुमार स्वामी ने। विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक किसने माना है? तो आनंद कुमार स्वामी ने। रस्मों रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया, यह किसका है? तो मुंशी सदा सुखलाल का। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। किसने कहा? शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। तो रामचंद्र तिवारी ने कहा था। किसने कहा? शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, रामचंद्र तिवारी ने कहा। आगे देखते हैं। किसने कहा? मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूँ, मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूँ। तो शमशेर बहादुर सिंह ने कहा था। कथन 20वां, जब तक मानव हृदय में रागात्मक का अवशेष रहेगा, जब तक मानव हृदय में रागात्मक अवशेष रहेगा, तब तक बच्चन की कविता का आकर्षक चिरंतर एक चिरस्थायी रहेगा। किसका कथन है? गणपति गुप्त का। श्रृंगारता के प्रति रीतकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोग परक था। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा था? श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोग परक था। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। तीसरा कथन, रीति काव्य के रचयिता यौवन और बसंत के कवि हैं। किसने कहा था? रीति काल के रचयिता यौवन और बसंत के कवि हैं। तो भगीरथ मिश्र ने कहा था। बिहारी के व्यक्तित्व में प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास तीनों का समन्वय मिलता है। किसने कहा था? बिहारी के व्यक्तित्व में प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास तीनों का समन्वय मिलता है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। कथन नंबर 24, यदि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ है। यह किसका है? राधाचरण गोस्वामी का। यदि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ है। यह किसका कथन है? तो राधाचरण गोस्वामी जी का है। जनसमूह के हृदय की भावनाओं का आग्रह करके हिंदी आलोचना रीतिकालीन केचुल उतारकर आधुनिक बनी। किसने कहा? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। एक बार फिर से देखिए, जनसमूह के हृदय की भावनाओं का आग्रह करके हिंदी आलोचना रीतिकालीन केचुल उतारकर आधुनिक बनी, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा। कथन नंबर 26, शिवदान सिंह चौहान ने डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को क्या कहा? ध्वंसात्मक आलोचना कहा है। क्या कहा है? ध्वंसात्मक आलोचना कहा है। रामविलास शर्मा के आलोचना को किसने कहा? शिवदान सिंह चौहान ने। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि रामविलास शर्मा की आलोचना को किसने ध्वंसात्मक आलोचना कहा है? तो शिव प्रसाद सिंह ने। तो पूरा इसको आप लोग पोस्ट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा शिवदान सिंह चौहान ने। अब देखते हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन। इसके संबंध में? रामविलास शर्मा के संबंध में। हिंदी के भक्तिकाल को लोक जागरण काल के रूप में प्रतिष्ठित करके और हिंदी नवजागरण को स्वतंत्र मर्यादा प्रदान करके इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने की नई दृष्टि प्रदान की है। किसने कहा? रामचंद्र तिवारी ने। किसके विषय में? तो रामविलास शर्मा के। आगे देखते हैं।
देखते हैं गारसादा तासी के कथन। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा बोली कहना उचित नहीं है। यह गारसादा तासी का कथन है। इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली डायलेक्ट की सी रह गई है, जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। यह भी गारसादा तासी का है। तीसरा कथन है इनका, हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है। वह हिंदू धर्म जिसके मूल में भूत परस्ती और उनके अनुसंगिक विधान है। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार है। यह कथन भी किसका है? तो गारसादा तासी का है। इनका चौथा कथन है, मैं सैयद अहमद खान जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। उर्दू भाषा और मुसलमान के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। यह भी किसका है? तो गारसादा तासी का है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल में जितनी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं उन पंक्तियों को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।